मलसीसर कॉलेज के बीए द्वितीय वर्ष के उन समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। जो राजनीति विज्ञान से संबंधित इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो में ब्रिटिश संविधान में जो कन्वेंशंस हैं, अभिसमय हैं, यानी जो परंपराएं वैधानिक रूप धारण कर चुकी हैं, जो परंपराएं कानून का रूप धारण कर चुकी है, ऐसी प्रथाओं और परंपराओं का वर्गीकरण करेंगे और उनके महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने अभिसमय होते क्या हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं और वैधानिक परंपरा और कानून में अंतर क्या होता है, इनकी हमने चर्चा की थी। तो आज की शुरुआत है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वेंशंस करेंगे। सर्वप्रथम हम अभिसमयों का वर्गीकरण करेंगे, बांट के देखेंगे कि विभिन्न लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं ब्रिटेन में, वहाँ कौन कौन सी परंपराएं थी जिन्होंने धीरे धीरे कानून का रूप धारण कर लिया, ऐसी कौन कौन सी प्रथाएं थी जो बाद में स्थायी हो गई। तो हम शुरुआत करते हैं वर्गीकरण से, और पहली चर्चा है वो ब्रिटिश राजपद से करते हैं, राजा के पद से करते हैं कि राजपद से संबंधित कौन कौन सी परंपराएं थी। वहाँ एक परंपरा थी जो कानूनी रूप धारण कर चुकी है कि सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है, उनके परामर्श के बगैर कार्य नहीं करता। दूसरा, वहाँ का जो सम्राट है वो प्रधानमंत्री पद के लिए किसे आमंत्रित करेगा। तो वहाँ एक परंपरा स्थापित हुई कि जिस दल को वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है वैसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो पार्लियामेंट का जो एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें जिस राजनीतिक दल को बहुमत होगा, सम्राट उसे ही प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा, यानी उसी दल के व्यक्ति को आमंत्रित करेगा। ये भी एक परंपरा थी जो वहाँ स्थायी हो चुकी है, कानूनी रूप धारण कर चुकी है। तीसरी परंपरा ये थी कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेगा। हमने इस संदर्भ में पीछे भी वीडियो में एक बड़ी रोचक बात की थी कि कैसे ये परंपरा बनी। तो ये भी चर्चा की थी कि ब्रिटेन का एक तात्कालिक राजा था जो कि इंग्लिश नहीं जानता था, इसलिए उसने एक मंत्री से ये कहा कि आप इंग्लिश जानते हैं तो मंत्रियों का जो समूह है इसकी अध्यक्षता आप कीजिए, इसकी बैठकें हो तो अध्यक्षता आप कीजिए। और उसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रियों में उसको प्रधान बना दिया गया जो बैठक की अध्यक्षता करता था। और धीरे धीरे फिर यही परंपरा बन गई कि अब मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, न कि वहाँ का राजा। एक और परंपरा है वहाँ जो स्थायी हो गई कि वहाँ का सम्राट वहाँ के प्रधानमंत्री के कहने से लोक सदन को भंग कर सकता है। अपने यहाँ तो ये लिखित रूप में है संविधान में कि अगर लोकसभा भंग कर देते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने से, तो ऐसा तो अपने संविधान में दर्ज है। वहाँ ये संविधान में नहीं लिखा हुआ क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है अधिकांश, तो वहाँ ये परंपरा है। एक और वहाँ राजपद से संबंधित एक परंपरा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री है जो वहाँ पद पर बैठा है और उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए, तो वहाँ का सम्राट है वो विरोधी दल के नेता से कहता है कि अब आप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कीजिए। तो ये भी वहाँ एक परंपरा थी जो स्थायी हो गई।
अब हम आगामी जो चर्चा करते हैं वो ये करते हैं कि वह मंत्रिमंडल से संबंधित क्या क्या अभिसमय है, कैबिनेट से संबंधित जो कन्वेंशंस है उनकी चर्चा करते हैं। ये वहाँ अभिसमय है कि मंत्री वही बनेगा जो संसद का सदस्य होगा। दूसरा ये कि अगर हाउस ऑफ कॉमन्स में मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे त्याग पत्र देना होगा। एक और है, एक अभिसमय है जो कैबिनेट से संबंधित है कि जो कैबिनेट है वो सामूहिक रूप से वहाँ का जो लोक सदन है, जनता का सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके प्रति उत्तरदायी होता है। यानी लोक सदन है वो किसी भी मंत्री या मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है और ऐसा होने पे समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। अब हम उन अभिसमयों की चर्चा करते हैं जिनका संबंध वहाँ की पार्लियामेंट से है, वहाँ की संसद से है। ये वहाँ परंपरा थी जो धीरे धीरे स्थायी हुई कि संसद के दो सदन होंगे, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा लॉर्ड सभा। एक और परंपरा है वहाँ पार्लियामेंट के संदर्भ में कि सम्राट साल में 2 बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाए। तीसरा ये है कि जब भी वह हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष यानी स्पीकर बन जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद वो राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है और पूर्णतया निर्दलीय हो जाता है। तो ये भी वहाँ एक परंपरा है। विधेयकों के 3 वाचन होंगे, ये भी एक परंपरा है। तो ऐसी कुछ परंपराएं हैं जो धीरे धीरे वहाँ कानूनी रूप ले चुकी है। तो हमने कौन कौन सी कन्वेंशंस, कौन कौन से अभिसमय थे जो स्थायी हो गए। तो हमने राजपथ से संबंधित, कैबिनेट से संबंधित और पार्लियामेंट से संबंधित वहाँ कुछ परंपराएं देखी जो स्थायी हो गई। अब हम चर्चा करते हैं कि इन अभिसमयों का महत्व क्या है। ये जो अभिसमय है, जो वैधानिक परंपराएं हैं, इनको ब्रिटेन में संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए कितना बड़ा महत्व है कि इन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो हम एक एक करके, और जो अभिसमय है इनका ब्रिटिश राज व्यवस्था में क्या महत्व है, ब्रिटिश संविधान में क्या महत्व है, इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम पहली चर्चा करते हैं कि ये वहाँ के संविधान के विकास में सहायक है। डॉक्टर फाइनर के शब्दों में देखते हैं, फाइनर क्या कहते हैं। फाइनर कहते हैं, राजतंत्री संविधान को लोकतंत्री संविधान का रूप देने में और 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक आने में ब्रिटेन के लोगों ने नए अनुच्छेद जोड़ना पसंद नहीं किया। वे परंपराओं के विकास पर निर्भर रहे। अर्थात जब धीरे धीरे राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आया तो इसको काफ़ी टाइम लगा। ये एकदम से नहीं आया, एकदम से संविधान नहीं बना, बल्कि वहाँ अधिकार आने में, मूल अधिकारों की स्थापना में, लोकतंत्र आने में एक लंबी परंपराओं ने वहाँ योगदान दिया। जैसे पहले मैग्ना कार्टा आया, फिर पिटिशन ऑफ राइट्स आया, फिर उसके बाद बिल ऑफ राइट्स आया। यानी 300-400 साल लगे वहाँ लोकतंत्र आने में। और इस लोकतंत्र और संविधान के विकास में जो सहायक थे वो वहाँ की परंपराएं थी, यानी वहाँ के कन्वेंशन थे, वहाँ के अभिसमय थे। दूसरा है, संविधान को कार्य रूप प्रदान करती है ये वैधानिक परंपराएं, ये अभिसमय। अगर हम ओग और जिंक के शब्दों में देखें तो ओग व जिंक कहते हैं
परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती है, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती है और उसे प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती है। यानी संविधान कैसे कार्य करेगा ये परंपराएं निर्धारित करती है। वहाँ तीसरी जो विशेषता है कि क्या महत्व है वहाँ ब्रिटिश राज व्यवस्था में अभिसमयों का, तो इसने शासन व्यवस्था को बड़ा श्रेष्ठ रूप प्रदान किया है। उदाहरण के लिए हम देखें कि वहाँ एक परंपरा है कि विधेयक के ऊपर 3 वाचन होने चाहिए। अगर 3 वाचन होंगे, 3 बार विधेयक प्रोसेस से गुजरेगा, तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा हो चुकी होगी। तो कोई भी कानून जल्दी में निर्मित नहीं होता, यानी कोई भी कानून पूरा सोच समझ के निर्मित किया जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी परंपरा है ये। और आज हम इस मुद्दे पर अंतिम चर्चा करें कि राष्ट्रमंडल व जनसंप्रभुता को सफल बना दिया है इन परंपराओं ने, इन कन्वेंशंस ने। जेनिंग्स कहते हैं ब्रिटेन में जो जनता की संप्रभुता की धारणा को सफल व सजग बनाने का श्रेय वहाँ की परंपराओं को है, वहाँ के अभिसमयों को है। तो ये हमने देखा कि वहाँ संविधान का जो विकास हुआ, शासन व्यवस्था जो आज श्रेष्ठ रूप में है, जो लोकतंत्र वहाँ सफल है, जन संप्रभुता है वहाँ, इन सब के पीछे ब्रिटिश कन्वेंशंस का ही हाथ है, ब्रिटिश परंपराओं और अभिसमयों का हाथ है। आपने इस वीडियो को मनोपूर्वक देखा, सुना, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और आप मलसी सर गवर्नमेंट कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम ब्रिटिश राज व्यवस्था संबंधित कुछ और मुद्दे करेंगे। तब तक के लिए बाय।